So hi, this is Sabaz, and I'm here to talk about the Bharatiya Janata Party complete 7 years tenure. Okay, so हम लोग ना आज इसकी रिव्यू करेंगे, मैनिफेस्टो देखेंगे एंड इसने क्या वर्क किया और क्या वर्क नहीं किया, लाइक इन्होंने जो कहा था। ठीक है, तो उस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। उससे पहले हम एक बीबीसी की रिपोर्ट को देखेंगे जो काफ़ी रेलेवेंट है और ये काफ़ी मतलब संक्षिप्त में अच्छी व्याख्या क्या है, तो आई थिंक मुझे ये देखना चाहिए। आए 7 साल हो गए। 2014 के आम चुनाव में उनके विकास और अच्छे दिन जैसे नारों ने आम वोटरों को काफी प्रभावित किया था, लेकिन पिछले साल से कोरोना वायरस के फैलने के बाद आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि इस महामारी ने भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह किया है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी सरकार की आर्थिक नीतियों की सफलता या नाकामी का पता लगाने के लिए 7 साल एक लंबा अरसा होता है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने अपनी इस विशेष रिपोर्ट में ये पता लगाने की कोशिश की है कि इन 7 सालों में प्रधानमंत्री ने विकास के वादे किस हद तक पूरे किए हैं। हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है। एक ऐतिहासिक दिन, नरेंद्र मोदी की भारी चुनावी जीत का जश्न देश भर में मनाया गया। मोदी के विकास और अच्छे दिन के मंत्र का आम जनता पर जादुई असर हुआ, क्योंकि इससे पहले पूरा देश यूपीए सरकार के दौर में कथित तौर पर भ्रष्टाचार, घोटालों और आर्थिक जड़ता से परेशान था। 7 साल बाद ये सवाल जायज है कि प्रधानमंत्री इन वादों को निभाने में सफल हुए हैं। एक वर्ग है जिसके लिए शायद अच्छे दिन आए हैं, लेकिन वो वर्ग देश का केवल 1 या 2 या 5% है जो ऊपर के लोग हैं। जो बाकी के लोग हैं उनके लिए खास फर्क नहीं पड़ा है आर्थिक रूप से। अच्छे दिन का मतलब वो ग्राउंड लेवल में क्या है, वो जो आम आदमी अपना जीवन में क्या हुआ, तो माहौल तो अच्छा हुआ, मगर उसका बाद जो स्लो डाउन शुरू हुआ, अगले साल 7.4 हो गया, उसका बाद 6.7 और अल्टीमेटली जो 4.2 अभी जो साल खत्म हुआ वह तो रिसेशन हुआ। पीएम के वादे पूरे हुए या नहीं, इन्हें कुछ मापदंड में देख सकते हैं। 2019 में भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन अगले वर्ष ब्रिटेन ने भारत से अपना 5वां स्थान वापस ले लिया। हालांकि दोनों देश महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। भारत का सकल घरेलू उत्पाद तो घटा ही, साथ ही समाज में असमानता बढ़ी। मोदी के सत्ता में आने के समय औसत सालाना व्यक्तिगत आय $1574 था। 2021 में यह बढ़कर $2265 तक पहुंच सकता है, लेकिन यह अनुमान कोरोना की दूसरी लहर, क्षेत्रीय लॉकडाउन और टीकाकरण में देरी से पहले का है। पिछले साल के लॉकडाउन के पहले से बेरोजगारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मजदूरों पर इसके दुखद प्रभाव के बाद बेरोजगारी की दर मई 2020 में 24% से ऊपर चली गई थी। इस साल 15 मई तक बेरोजगारी की दर 9% है। फिर 3 नए कानूनों को लेकर उत्तर भारत के किसानों के बीच एक सामान्य असंतोष है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में बहुत आवश्यक सुधार लाने के लिए है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के इस भाषण के कुछ घंटों बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बेकार कागज बन गए। भारत की अधिकांश अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र से बनी है, जो अधिकतर कैश पर चलता है। गरीब लोग अपने पुराने नोटों को नए से बदलने के लिए लंबी कतारों में बैंकों के सामने खड़े हो गए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पिछले साल 24 मार्च की आधी रात को 135 करोड़ देशवासियों को पूर्ण लॉकडाउन में रहने का आदेश दिया गया, जिसने नागरिकों में चिंता और दहशत पैदा कर दी। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में अपने मूल स्थानों के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से लाखों प्रवासी मजदूर पैदल चल पड़े। देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पीएम मोदी का एक और महत्वपूर्ण ऐलान, महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी से नई जान फूंकने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा दिया।
आत्मनिर्भर भारत एक इंस्पायर करने का बात है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा, जब आत्मनिर्भर भारत कहते हैं उसके बाद इन्होंने ये भी कहा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पे कोई कोहेरेंस नहीं है आर्थिक पॉलिसी में। आत्मनिर्भर भी उसका एक एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं पर आत्मनिर्भर अच्छी चीज है किसी परिप्रेक्ष्य में, और किसी में शायद अच्छी ना हो, लेकिन अभी तक कोहेरेंस नहीं है। क्या मोदी सरकार महामारी से निपटने और इसके बाद अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखती है? अभी जो भी एक मजबूत मेजर्स लेने का एक कॉन्फिडेंस है और आगे बढ़ने का, वो सिर्फ मोदी का इसमें है। सबसे बड़ा एक सवाल है पेंडेमिक, अगर आने वाले कम से कम तो दिसंबर तक उन्होंने तो वैक्सीन सबको कवर करेगा, तो मेरे ख्याल में एक पहले तो साइकोलॉजिकल बैरियर से बाहर आ जाएंगे वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, एज वेल एज जो हम लोग जो बाहर जाने का, हिम्मत से बाहर जाने का। सो दोनों तरह से डिमांड एंड सप्लाई दोनों तरह से अच्छा इम्पैक्ट हो जाएगा। महामारी का भारत की अर्थव्यवस्था पर और देशों की तरह काफी बुरा असर हुआ है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का अनुमान है कि 2022 के बाद से अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। जुबैरा, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब क्या सही था क्या गलत, वो आप खुद डिसाइड कर ले। बट फिर भी हम लोग बात करेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में, ठीक है ना। तो गुड गवर्नेंस में मैंने दो चीज़ देखा, जैसे कि सबसे पहले आप तो गुड गवर्नेंस के लिए सबसे पहले लोकपाल होना, पारदर्शिता होना, ये ज़रूरी होता है। तो लोकपाल के बारे में तो आप जानते कि क्या हाल है, उसकी संस्था तो बना दी गई लेकिन एक रिव्यू कमेटी नहीं है, भाड़े के रूम पर लेकर के ऑफिस को चलाया जा रहा है। तो लोकपाल का हाल बुरा है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद एनजेक जो मोदी सरकार ने लाई थी, ये तो इसके क्या कहने ही थे, एकदम बहुत ही लाजवाब। और दूसरा बेरोजगारी पे बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लाइक ये पैंडेमिक के टाइम में रोजगार को ऐसे सृजन किया जाना थोड़ा मुश्किल था, तो फिर भी इस कारण सरकार को यहाँ पर बचने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन जो संस्था है, जैसे कि एसएससी हो गई, रेलवे कंडक्ट कराने वाली रेलवे, और जो भी एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराया जाता है, जो संस्था है वो खुद वर्क इतना धीमी गति से कर रहे हैं, इनका प्रोसेस इतना लेट है कि सिलेक्शन होने में और ज्वाइन होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आई थिंक ये भी एक तरह का मिसगाइड ही है। और जो सरकार की सबसे बड़ी लाइक गलती जो कहा जाएगा, क्योंकि अभी तो सरकार का प्रभाव है तो ठीक है, चमक रहा है, धमक रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन आफ्टर दिस जब सरकार का रिव्यू किया जाएगा तो 3 सबसे बड़ी गलती इसकी निकल के आएगी, ठीक है ना। देखने को मिलेगा, हालांकि ये या सरकार की जो मिसगाइडेंस हो गई या फिर जो भी गलती है, तो ये 3 देखने के लिए हमें मिलेगा। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में, और साथ ही जीएसटी, एंड जो थर्ड होगा वो कोविड से रिलेटेड मिसगाइडेंस। ओके, ये 3 जो पॉइंट्स है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी आगे आने वाले समय में, ठीक है। सो या आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज़ द सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है। और ऐसे ही हमारा सिटीजन जो है, भारत के जो नागरिक है, वो बहुत ज़्यादा जागरूक है नहीं, अपने अधिकार को जानते नहीं है। ये एक लोकतंत्र है तो लोगों की यहाँ पे मत होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो लोग हैं यहाँ के, वो खुद बटे हुए हैं। आप समझ सकते हैं, लाइक बहुत एक बड़ा तबका है जो सरकार की जो नीति है, जो उनका कानून बनाया जा रहा है, जो उन पे थोपा जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। और वो आँख बंद करके सहयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं। लेकिन मैं तारीफ़ करना पड़ेगा मुझे ये फार्मर्स बिल के बारे में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो किया है वो काफ़ी शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए कि उन्होंने किस तरह का काम किया है। और हमारे सरकार को चाहिए कि आगे आए और उसकी समस्या को हल करें। Thank you so much for watching this video, and you can join with us Facebook and Instagram. This is Sabaz preparing UPSC Civil Service, और जो भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जो मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं JPSC UPSC के रिलेटेड, तो वो मुझसे Facebook या इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।